चुत्तर तो बड़े थे, तो थोड़े बहुत चिपक के बाकी बच गए। लेकिन अपना सिस्टम इतना बड़ा नहीं है कि जलने के बाद बचेगा कुछ। क्या हाल है भाई? भाई भारत में हर बच्चे को पहली चीज़ ये सिखाते हैं कि अपने टीचर्स की और अपने बड़ों की बातें बिना क्वेश्चन करे सुन लो, जो उनने बोल दिया बस मान लो। इसकी वजह से होता क्या है, एक तो उनके डर हमारे अंदर आ जाते हैं। मान लो तुम्हारे दादाजी के बचपन में कभी डॉगी ने काट लिया, अब उनके डर हो गया कि कुत्तों से दूर रहना चाहिए। बड़े हो गए, तुम्हारे पापा के अंदर वो डर आ गया, वो कुत्तों से दूर रह तेरे को भी काट लेंगे, बिकॉज ही केयर्स अबाउट योर फादर। वैसे ही योर फादर केयर्स अबाउट यू, तो वो भी तुम्हें कहेंगे अरे कुत्तों से दूर रह कर। अब इंसिडेंट हुआ था पहले किसी पागल कुत्ते के साथ, लेकिन तुम अच्छे कुत्तों के साथ खेलने से वंचित रह गए क्योंकि एक डर ट्रांसफ़र हो गया। सेकेंडली, अगर हम उनकी पुराने टाइम की नॉलेज यूज़ करेंगे तो वी आर बेसिकली यूजिंग आउटडेटेड नॉलेज। उनके टाइम पे सिचुएशन वाज डिफरेंट, प्रॉब्लम्स वर डिफरेंट, रिसोर्सेज वर डिफरेंट। आज प्रॉब्लम्स बदल चुके हैं। तुम्हारे पापा 9 to 4 की जॉब करते थे, उसके बाद वो जॉब को फक नहीं देते थे। तुम्हारी जॉब है 9 to 6, उसके बाद तुम्हें लैपटॉप देके ऑन कॉल बैठा देते हैं कि घर पे जाके भी थोड़ा ध्यान रख लेना। तो वो जो सोल्यूशन उनकी जॉब के लिए यूज़ करते थे, वो सोल्यूशन तुम्हारी जॉब के लिए कैसे काम आएंगे? एंड दैट्स वाई हर जॉब वाले आदमी को आजकल बीटी हो रही है, क्योंकि हम बातें पुरानी मान रहे हैं लेकिन जॉब आज की कर रहे हैं। और इन्हीं सन की बुड्ढों का आउटडेटेड नॉलेज यूज़ करने की वजह से आज इंडिया इतनी बीटी में है। वेलकम टू द 25th एपिसोड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एग्जिस्टेंस। और आज हम समझेंगे कि बुड्ढों की या किसी की भी बातें ब्लाइंडली सुनने के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, और जो बातें हम ऑलरेडी सुन चुके हैं उस आउटडेटेड नॉलेज को अपडेट कैसे करना है, ताकि जो हमारी लाइफ में आज अपडेटेड प्रॉब्लम्स आई हुई हैं उनको हम सॉल्व कर पाएँ और चिल कर सकें। सो लेट द चिल्स बिगिन। सबसे पहली चीज़ भाई, अगर अपने पेरेंट्स, टीचर्स, बड़े बुजुर्ग हमारी केयर करते हैं, हमारे लिए भला सोचते हैं, तो वो हमें गलत चीज़ें क्यों सिखाते हैं? क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं है वो गलत चीज़ें हैं। वो लोग भी कभी बच्चे थे, उनका दिमाग भी हमारी तरह छोटा सा था, उनके पास भी रीजनिंग फैकल्टीज़ नहीं थी। तो उनके बड़े बुजुर्गों ने जो उनको बताया उन्होंने ब्लाइंडली सुन लिया, एंड एज द सोल्यूशंस वर्कड आउट फॉर देम इन सम वे, तो वो सोच रहे हैं वो सोल्यूशन हमारे लिए भी काम करेंगे, एंड दैट्स वाई दे इंसिस्ट कि हमारी बातें सुन लो। जैसे भाई बचपन में हमारे घर पे वो डब्बा टीवी था, कैथोड रे ट्यूब्स वाला, और वो कभी कभार ओवर हीट होके स्क्रीन पे वर्टिकल लाइंस देने लग जाता था, तमीज़ से नहीं चलता था। तो हमने उसका एक टेम्परेरी जुगाड़ ढूंढ रखा था कि उसके सर पे 2-3 बार टैप कर दो थोड़ा ज़ोर से, और वो चलने लग जाता था। अब इवेंचुअली वो टीवी डेड हो गया, तो हम नया एलईडी लेके आए। अब वो जो नई एलईडी थी वो किसी को नहीं चलानी आती थी, पापा मम्मी को नहीं चलानी आती, हमें नहीं चलानी आती। दूसरे ही दिन उस पर वो ग्रे स्क्रीन आ गई। ग्रे स्क्रीन आते ही अब किसी को चलानी नहीं आती, तो सब कंफ्यूज्ड। अब इस कंफ्यूजन के लिए वही दो सोल्यूशन आते हैं। या तो मैं अपने पापा को डांटने लग जाऊं कि आपको अगर चलाना नहीं आता था क्यों एलईडी लेके आए थे, अब ये ख़राब कर दिया ऐसे ऐसे। या फिर मैं गूगल कर लूं बेस्ड ऑन आज के रिसोर्सेज एंड फाइंड अ सोल्यूशन, ये क्या प्रॉब्लम है। पहले वाले केस में क्या हो रहा है कि टीवी तो अब भी नहीं चल रहा, वो बीटी अभी भी है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कंधे पे से चली गई कि मैंने ख़राब नहीं किया, आपने ख़राब किया है। उसकी वजह से एक बीटी तो वो हो गई कि टीवी नहीं चल रहा, और दूसरी बीटी ये हो गई कि मेरे को अब आप पे गुस्सा आ रहा है कि आपने टीवी खराब कर दिया। तो दो बीटी हो गई और प्रॉब्लम अभी भी परसिस्ट करती है। दूसरे केस में इफ आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई गूगल सम स्टफ, और मैंने क्या किया, वो HDMI एक पोर्ट से निकाल के दूसरे में लगा दी और वो टीवी चल गया। तो एक तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, दूसरा मेरे को शाबाशी मिली। तीसरा, जैसे ही मैं वो नॉलेज अपने पापा के साथ शेयर कर दूंगा तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए खुद भी कैपेबल बन जाएंगे। वैसे ही आज सारी प्रॉब्लम्स चेंज हो चुकी है। पहले टेलीफोन होता था, आज स्मार्टफोन है। पहले न्यूज़पेपर होते थे, आज इंटरनेट है। हर चीज़ के लिए डिफरेंट सोल्यूशंस। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग देयर आउटडेटेड नॉलेज एंड ब्लेमिंग थिंग्स ऑन देम, द राइट सोल्यूशन इज टू लर्न योर सेल्फ एंड शेयर योर न्यू विजडम विद देम, ताकि तुम्हारी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और उनकी भी, दोनों भाई खुश। नॉलेज भी भाई दो टाइप की होती है। एक तो होती है फैक्चुअल नॉलेज, जैसे E=mc², या फिर अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। इन चीज़ों से हमें पता तो चलता है, लेकिन एज वी आर नॉट अवेयर ऑफ द प्रोसेस तो हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं आती। दूसरी होती है कल्चरल नॉलेज, सिचुएशनल नॉलेज, जिसके बेसिस पे लॉज, रूल्स, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी सोसाइटी में चोरी होती है तभी उस सोसाइटी के लिए एक रूल बनाया जाएगा कि चोरी नहीं करनी चाहिए, राइट। सो कल्चरल लॉज आर ऑलवेज डायनामिक, क्योंकि 1950s में साइबर सिक्योरिटी लॉज बना के क्या करते, उस टाइम पे साइबर ही नहीं था कुछ। और अगर आज के टाइम पे साइबर सिक्योरिटी लॉज नहीं होंगी
तो सबका डेटा चोरी होएगा, हर किसी की प्राइवेसी प्राइवेसी के कंसर्न्स हो जाएंगे. सो विद एवरी न्यू इन्वेंशन, एवरी न्यू डिस्कवरी, एवरी न्यू चेंज, देर आर न्यू प्रॉब्लम्स. एंड ह्यूमंस का काम क्या है? टू ग्रो देमसेल्स इन अ वे टू अडेप्ट टू दोज प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द राइट सोल्यूशंस. इवोल्यूशन क्या होता है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. कंप्लेन करने वाले बंदर को कौन टॉलरेट करता है? उसको गोली मार देते हैं. जो बंदर सोल्यूशन निकालता है वो जू से बाहर भाग जाता है. बट द प्रॉब्लम विद इंडिया इज कि हमारे जो पहले महान लोग थे एंशियंट टाइम्स में, उन्होंने जो स्क्रिप्चर्स लिखे, हम इंडियंस, हम भारतीय लोग उन स्क्रिप्चर्स से सीखने की बजाय हम उसमें प्राइड लेने लग गए कि अरे हमारी किताबें बहुत महान हैं. अरे भाई महान है तो पढ़ो ना. और वो किताबें इतनी महान इसलिए हैं क्योंकि उन किताबों में जो फैक्चुअल नॉलेज वाला पार्ट है, दैट पार्ट इज़ वेरी एक्यूरेट. लेकिन उससे कंफ्यूज करके अनपढ़ लोग जो उस टाइम की कल्चरल वैल्यूज़ थी उनको आज के टाइम में पुश करने की कोशिश कर रहे हैं. और इससे बड़ी प्रॉब्लम की बात है कि जो लोग वो वैल्यूज़ पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, आधों ने तो वो वैल्यूज़ पढ़ ही नहीं रखी. वो बस कहते हैं कि वेदास इतने महान है, पुराणास इतने महान है, गीता इतनी महान है. उन्होंने कोई भी किताब नहीं पढ़ रखी. और जिनने पढ़ भी रखी है उनको वो किताबें समझ नहीं आती, क्योंकि हिंदुइज्म का कोर मैसेज इज़ कि भाई लड़ाई नहीं करनी चाहिए, सब भाईचारे से रहो. यही लोग टीवी शोज़ पे जाके किसी से लड़ने लग जाते हैं. और ये लड़ाई करने के पीछे बेसिक रीज़न रहता है ब्रो, डाउट, इनसिक्योरिटीज़. फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम मेरे को बोलो 12वीं फेल आके यहाँ पे पढ़ाने लग गया कुछ कुछ, तो मेरे को क्या ही बीटी होगी? 12वीं में मेरे 91% थे भाई. CBSE बोर्ड 91%. लेकिन अगर तुम इसी टाइम बोल दो कि कुछ खा भी लिया अगर, कुपोषण से मर जाएगा. अब मैं खाता अच्छा हूँ लेकिन मेरे को लगता नहीं है, तो आई हैव दैट डाउट कि अरे मेरा खाना जाता कहाँ है. तो उससे क्या पता मैं ट्रिगर हो जाऊँ, अबे जाना किसी और को बोलना पतला, तेरे से ज़्यादा रोटी खा के दिखा दूंगा. समझ रहे हो? देन आई टेक इट एज अ चैलेंज. ऐसा ही होता है इन झूठे दिखावटी पंडितों के साथ. इनने बहुत किताबें पढ़ रखी हैं, बहुत कुछ कर रखा है, लेकिन उनका मतलब समझ नहीं आया इनको. तो इनसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछते हो जिसकी अंडरस्टैंडिंग है, तो ये बहुत प्यार से बताते हैं, अरे बच्चा आओ समझाते हैं. लेकिन कोई तुम ऐसा पॉइंट रख दो जो इनके डिसएग्रीमेंट में होता है, या फिर जो इनके बिलीफ सिस्टम को चैलेंज करता है, तब ये गुस्सा करने लग जाते हैं. IIT बाबा ये बोला, IIT बाबा ये बोला कि खुद वेद लिख देगा. अरे लिखने दे उसको, तू मत पढ़ना. सेम चीज़ हमारे साथ होती है जब हम बिना समझे, बिना रीजंस जाने लोगों की बात सुनने लग जाते हैं, पेरेंट्स की बात मानने लग जाते हैं, टीचर्स की बात मानने लग जाते हैं, रिलीजन में मानने लग जाते हैं. जब हमें रीजंस नहीं पता होते और कोई आके हमारे बिलीफ को चैलेंज करता है, तो एज वी डोंट हैव अ अंडरस्टैंडिंग कि ये ठीक है तो ठीक क्यों है, तो हमें ये नहीं लगता कि वो इन्फॉर्मेशन को गलत बोल रहा है. हमें लगता है ये मेरे पापा को गलत बोल रहा है, ये मेरे रिलीजन को गलत बोल रहा है, ये मेरे टीचर को गलत बोल रहा है. और जैसे ही लोग वो चीज़ें पर्सनल लेने लग जाते हैं कि मेरे पेरेंट्स को गलत बोला, मेरे धर्म को गलत बोला, तो लड़ाइयाँ चालू हो जाती हैं. तभी तो पूरी दुनिया में धर्म के नाम पे लड़ाई चलती रहती है कि मेरा धर्म बेटर, मेरा धर्म बेटर. और इससे होता क्या है? एक तो वही हमें बीटी हो जाती है, हमें गुस्सा आ जाता है, हम राइट्स का पार्ट बन जाते हैं. और सेकेंडली उन सिचुएशन में जो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ प्रेजेंट होती हैं वो मिस हो जाती हैं. जैसे भाई मेरा एक दोस्त है अंशुल, हम कॉलेज के सेकेंड ईयर में उसका बर्थडे मनाने कैंटीन चले गए. हमारी कैंटीन थी छोटी और लौंडे हो गए 15-20 लौंडे. कोई कुर्सी लेके बैठ गया, कोई टेबल लेके बैठ गया, अंशुल रह गया खड़ा. अब अंशुल को खड़ा देख के हमें अच्छा नहीं लग रहा, तो हम बोलते हैं अंशुल वो देख तवा खाली पड़ा है, उस पर जाके बैठ जा. तवा था गरम, अंशुल के चुत्तर चिपक गए. जैसे ही ये हुआ वो चिल्लाया, कैंटीन वाले भैया आके बोलते अरे भैया क्या हो गया, क्या हो गया. वो बोलते अरे भैया इन्होंने मेरे को इस पर बैठा दिया, मैं जल गया. वो बोलता अरे भैया गरम तवा है, गरम तवा तो जलाएगा ही. तो अंशुल वहाँ से दो चीज़ें सीख गया कि एक तो भाई तवा गरम होता है और गरम चीज़ें हमारे लिए ख़राब होती हैं, वो हमें जला सकती हैं. अभी रिसेंटली अंशुल की हो गई शादी. शादी होने के बाद नेचुरली अंशुल के मम्मी पापा बोलने लग गए कि अंशुल बेटा पोता पोती दे दो, बच्चे कर लो, खेल लेंगे हम भी, मज़ा आ जाएगा. जब भी अंकल आंटी ये सवाल उठाते, अंशुल बोलता है ये तो ना हो पाएगा, मैं जा रहा हूँ. फिर उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, ये तो ना हो पाएगा, मैं जा रहा हूँ. तो रिसेंटली अंकल ने मेरे को फ़ोन किया कि भाई उसकी शादी को हो गया 1 साल, और जब भी उसको बच्चा करने को बोलते हैं वो ऐसे कहता है ये तो ना हो पाएगा. पूछना उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हमसे शेयर नहीं कर रहा या क्या हो रहा है. तो कल परसों मैंने अंशुल को फ़ोन किया, भाई अंशुल भाई क्या हो गया, शादी हो गई तेरी, सेक्स नहीं कर रहा तू. अंशुल बोलता अबे मैं सेक्स नहीं कर रहा, ये तेरे को क्यों पता है. मैं बोलता बस मेरे को पता है, लेकिन तू ये बता कर क्यों नहीं रहा. वो बोलता है अबे यार तुम लोग शादी में आए थे ना, तो अपना वो रेमंड भाई है ना दोस्त अपना, वो कुछ बोल के गया मेरे को. मैं बोलता क्या बोल दिया उसने ऐसा. वो मेरे को बोलता है योर वाइफ इज़ हॉट स्टफ. तो मैं बोलता है तो अच्छी बात है ना, कॉम्प्लीमेंट कर दिया, खुश रहे, थैंक यू बोल देता, क्या हो गया.
मजाक कर रहा होगा, ही डिडंट मीन एनीथिंग नेगेटिव आई थिंक। तो बोलता हाँ अरे वैसी दिक्कत नहीं है कोई, बट मेरे को डर लगने लग गया भाई, वो सेकेंड ईयर का तवे वाला सीन याद आ गया। तब तो चुत्तड़ चिपक गए थे, गरम तवे पे बैठ गया। अभी चुत्तड़ तो बड़े थे तो थोड़े बहुत चिपक के बाकी बच गए, लेकिन अपना सिस्टम इतना बड़ा नहीं है कि जलने के बाद बचेगा कुछ। तो आई एम स्केयर्ड ऑफ हैविंग सेक्स। तो जैसे ही अंशुल ने बिना सिचुएशन समझे उन वर्ड्स में ब्लाइंडली बिलीव कर लिया कि गर्म चीज जलाती है, तो भाई इतना डर गया कि अपनी ही वाइफ के साथ सेक्स करने से मना कर दिया। सो ऐसे ही वेन एवर यू स्टार्ट टू बिलीव इन समथिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग द रीजन्स, तो तुम गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकते हो, तवे पे बैठ के अपने पिछवाड़े जलवा सकते हो और सही अपॉर्चुनिटीज़ पे मिस आउट कर सकते हो। खुद की अच्छी सुंदर वाइफ है उसके साथ सेक्स भी नहीं कर सकते। और भाई ये बड़ों की बातें ब्लाइंडली सुनने का सबसे बड़ा नुकसान है कि हम अपनी ही अचीवमेंट्स पे लिमिटेशंस लगा देते हैं। जैसे भाई स्कूल्स में डिफरेंट क्लास होती है ना, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, और हर क्लास में डिफरेंट सिलेबस होता है। फर्स्ट क्लास का सिलेबस जैसे ही तुमने सीखा तो तुम सेकंड क्लास के लिए एलिजिबल हो जाते हो। सेकंड का जैसे ही तुम सिलेबस निपटा दोगे तो तुम थर्ड क्लास में जाने के लिए लायक बन जाओगे। और हर क्लास के साथ सिलेबस थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट होता रहता है ताकि तुम बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लायक बन जाओ। अब अगर कोई बच्चा हर क्लास के साथ सिलेबस सीखता रहता है तो वो बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लायक बनता रहेगा। लेकिन अगर कोई बच्चा सेकंड क्लास में है और अभी भी उसने फर्स्ट क्लास का सिलेबस तो पढ़ रखा है लेकिन सेकंड क्लास का सिलेबस नहीं सीख रहा तो वो सेकंड क्लास में फेल हो जाएगा, फिर से उसी क्लास में रह जाएगा। सेम चीज़ होती है भाई लाइफ में। हर बच्चा रैंडमली किसी ना किसी क्लास में पैदा होता है, कोई लोअर क्लास फैमिली में, कोई मिडिल क्लास में, कोई अपर क्लास में, एंड इट इज़ कम्प्लीटली अ कोइंसिडेंस कौन किस फैमिली में पैदा हुआ है। नाउ जो पेरेंट्स उस बच्चे को बातें सिखाते हैं वो बातें इसलिए नहीं सिखाई जाती कि वो बच्चा फाइनली एक अपर एंड सोसाइटी में पहुंच सके, क्योंकि वो बातें तो पेरेंट्स को पता ही नहीं है। अगर उनको पता होती तो वो खुद ही अपर एंड सोसाइटी में पहुंच जाते। तो वो कौन सी बातें सिखाते हैं? वो वाली बातें सिखाते हैं जिनकी वजह से तुम उसी सोसाइटी में सरवाइव कर सको, कोई तुम्हें उस सोसाइटी में बुली ना करे जिस सोसाइटी में तुम पैदा हुए हो। और ये नेसेसरी भी है क्योंकि जब तुम पैदा होते हो तुम्हारी फिजिकल और मेंटल कैपेबिलिटीज़ आर वेरी लिमिटेड, छोटे से बच्चे होते हो, तो अगर कोई तुम्हें बुली करेगा तो तुम खुद की रक्षा भी नहीं कर सकते। इसलिए इनिशियल पार्ट ऑफ लाइफ में वी हैव टू लर्न हाउ टू लिव अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर सोसाइटी। द प्रॉब्लम स्टार्ट्स जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं, फिजिकली और मेंटली केपेबल बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो नई चीज़ें नहीं सीखते, सेम सिलेबस बार बार दोहराते रहते हैं। इससे होता क्या है कि वो फिफ्थ क्लास का सिलेबस समझने के लायक बन चुके हैं लेकिन वो फिफ्थ क्लास का सिलेबस पढ़ ही नहीं रहे, जिसकी वजह से वो फिफ्थ क्लास का पेपर पास नहीं कर पा रहे और इसकी वजह से वो फिफ्थ क्लास में ही रह जा रहे हैं। अब सोच के देखो, अगर किसी फर्स्ट क्लास के बच्चे को बिना फिफ्थ क्लास का सिलेबस सिखाए फिफ्थ क्लास में बैठा दो तो पहली चीज़ तो उसको सिलेबस समझ आएगा नहीं, सब सर के ऊपर से जाएगा, वो डिस्करेज हो जाएगा। सेकेंडली जो फिफ्थ क्लास के बच्चे होंगे उनका बिहेवियर, चाल चलन, बातें सब डिफरेंट होता है, तो इसको लगेगा अरे यार आई कांट रिलेट, आई कांट इन्वॉल्व विद देम, मतलब ये लोग मेरे को बुली कर रहे हैं या साइड लाइन कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये रोता रोता अपनी फर्स्ट क्लास में वापस चला जाएगा कि मैं तो यहीं बिलोंग करता हूँ, मेरे को यहीं अच्छा लगता है। सेम थिंग हैपन्स विद सम पर्सन जो लोअर क्लास से बिलोंग करता है लेकिन गलती से लॉटरी जीत के किसी अपर क्लास सोसाइटी का मेंबर बन जाता है। वहाँ पे उसको सेम फीलिंग्स आती हैं कि सिलेबस मेरे काम का है नहीं और लोग मेरी सुन नहीं रहे, तो मैं चला अपनी लोअर क्लास सोसाइटी में वापस। दूसरा केस हो गया जब किसी 8वीं 9वीं क्लास के बच्चे को तुमने फिफ्थ में बैठा दिया। अब उसको सिलेबस लगेगा बहुत आसान, वो सोचेगा अरे मैं इस क्लास में बैठा ही क्यों। सेकेंडली जो फिफ्थ क्लास के बच्चों की बातें होंगी वो उसको लगेंगी फुद्दू, क्योंकि ही हैज़ नाउ बिकम मोर मैच्योर और बच्चों की बातें बचपने वाली होती हैं, तो वो सोचेगा यार एक तो पढ़ाई इतनी आसान है, दूसरा ये ऐसी फुद्दू बातें कर रहे हैं, तो मेरे को यहाँ पे बैठना ही नहीं है, इनको करने दो जो करना है। दैट्स द सेम थिंग दैट पीपल फ्रॉम हाई एंड सोसाइटीज़ डू इन इंडिया। अंबानी कभी किसी गरीब आदमी से बात करते देखा है? नहीं। इसके अलावा जिन लोगों को ऐसा फील होता है कि लोगों से बात करनी पड़ेगी वो देश ही छोड़ के चले जाते हैं कि अगर करनी पड़ेगी तो किसी बड़ी आदमी से बात करते हैं, इन लोगों से क्यों बात करूं जिनको फिफ्थ क्लास का सिलेबस भी नहीं आता। सो इवेंचुअली सोसाइटी टेक्स अप अ फॉर्म कि फर्स्ट क्लास वाले फर्स्ट क्लास के साथ ही रह पाते हैं, नाइन्थ क्लास वाले नाइन्थ के साथ ही। लेकिन द ग्रेट पार्ट इज कि जो तुम्हारी फाइनल क्लास बनेगी जिसमें तुम रह पाओगे, इट डज नॉट डिपेंड किस क्लास में तुम पैदा हुए हो। जिस क्लास में तुम पैदा हुए हो दैट इज़ अ कंप्लीट को इंसिडेंस,
वहाँ पे धर्म कौन सा फॉलो होता है, वो किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, उनके पास पैसा कितना है, वो कितने पढ़े लिखे हैं, इस सब में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। लेकिन फाइनली किस सोसाइटी का तुम पार्ट होगे, वहाँ पे कितनी जजमेंट होगी, कितना पैसा होगा, कितनी खुशी होगी, दैट इज़ ऑल अप टू यू, बेस्ड ऑन तुम कितना खुद को नई नई चीज़ें सिखाते हो। जितना ज़्यादा सिलेबस कवर करोगे उतनी बड़ी क्लास में पहुंच जाओगे। फॉर एग्जाम्पल भाई, गुड़गांव में एक हाई एंड सोसाइटी है कमीलियाज। वहाँ पे जोमेटो के सीईओ रहते हैं, दीपिंदर गोयल, कोई एक्टर, कोई एक्ट्रेस, कोई बिजनेसमैन, कोई इन्वेस्टर, बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग। वहाँ पे 100 करोड़ के घर मिलते हैं, मतलब सबके पास अंधा पैसा है। और इन सब से जब भी कोई एडवाइस पूछता है तो ये एक कॉमन एडवाइस देते हैं कि अगर तुम्हें इतना बड़ा रिवॉर्ड चाहिए, 100 करोड़ का घर, या यू हैव सच एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम लाइफ, तो तुम्हें उतना ही बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। विदाउट टेकिंग सच अ बिग रिस्क यू कैन नॉट गेट सच बिग रिवॉर्ड्स, एंड इट मेक सेंस। तो मैंने घर पे जाके बताया कि मेरे को भी कुछ रिस्क ही करना है, मैं भी एक्टर बनूंगा या ऐसा कुछ बनूंगा, मैं नहीं कर रहा नौकरी। तो पहले तो 2 रैप्टे मारे कि जा किताब उठा ले, बनाएगा एक्टर। 3 महीने मेरी शक्ल की इतनी बेइज्जती कर दी कि मैंने खुद ही बोल दिया नहीं बनना एक्टर। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेरे घर वाले फेलियर से डरते हैं कि अगर बच्चा फेल होगा तो उसके साथ क्या होगा, रिस्क लेने से डरते हैं। और ये डर उनके दिमाग में क्यों है? क्योंकि उनके लिए रिस्क की डेफिनेशन बहुत अलग है। जो डेफिनेशन कमीलियाज वाले लोग बताते हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट कैलकुलेटेड रिस्क, कि तुम नॉलेज गेन करो, किताबें पढ़ो, उसके बेसिस पे रिस्क लो। दूसरी तरफ मेरी सोसाइटी में जो रिस्क लेते हैं लोग, वो सारे अनपढ़ लोग हैं। वो रिस्क कैसे लेते हैं? वो 80 रुपये का एक पौवा खरीदते हैं, वो पौवा पूरा मारते हैं और 500 रुपये जुए पे लुटा देते हैं। दे आर टेकिंग दैट काइंड ऑफ रिस्क। लेकिन क्योंकि मेरे पेरेंट्स उस सोसाइटी का पार्ट है जहाँ पे लोग अनपढ़ तरीके से, गलत तरीके से रिस्क लेते हैं, सो इंस्टेड ऑफ टेलिंग मी द राइट थिंग कि बेटा ज्ञान लेके टेक कैलकुलेटेड रिस्क ऑन प्रोबेबिलिस्टिक मेथड्स, दे आर टेलिंग मी कि रिस्क लेना ही नहीं होता, तेरे पैसे खत्म हो जाएंगे। और इसी रीज़न से जब भी कोई बच्चा बाहर पढ़ने जाता है, किसी कॉलेज में, किसी दूसरी सिटी में या कंट्री में, तो वापस आके उनको अपनी पुरानी सोसाइटी में एडजस्ट करने में बहुत बीटी होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही वो बाहर गया उसका पर्सपेक्टिव एक्सपेंड हो गया, वो नई चीज़ें सीख गया। तो एक टाइप से उसने 12वीं का सिलेबस कवर कर लिया। लेकिन जो उसकी पुरानी वाली सोसाइटी है वहाँ पे अभी भी 8वीं की किताबें पढ़ रहे हैं लोग। तो वहाँ पे जाके ही फील्स बोर्ड कि अरे एक ऐसी बेवकूफ़ों वाली बातें कर रहे हैं, सिलेबस भी बोरिंग है, ये सब तो मेरे को पता ही है। आई वुड लाइक टू जॉइन अ सोसाइटी जहाँ पे सब लोग 12वीं पास हो। तो वो नई सोसाइटी में जाता है जहाँ पे सब 12वीं पास है। जैसे ही वो ये करता है, उसके पेरेंट्स एक ऐसी सोसाइटी का पार्ट थे जहाँ पे 50-60 हज़ार पर मंथ तनख्वाह थी। ये एक नई सोसाइटी का पार्ट बन गया जहाँ पे 1,20,000 पर मंथ तनख्वाह है। तो जैसे ही वो बंदा नई चीज़ें सीखा, उसका एक्सपोजर बढ़ा, तो वो एक बड़ी सोसाइटी में चला गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है यहाँ पे भी, कि जैसे ही वो बड़ी सोसाइटी का पार्ट बनते हैं तो दे अगेन मूव टुवर्ड्स कॉन्फॉर्मिटी इंस्टेड ऑफ लर्निंग न्यू थिंग्स। जैसे ही वो नई चीज़ें सीखना छोड़ देते हैं तो फॉर लाइफ दे बिकम अ पार्ट ऑफ सोसाइटी जहाँ पे 1,00,000 पर मंथ तनख्वाह है। लेकिन कमीलियाज में जो लोग रहते हैं उनके साथ एक चीज़ डिफरेंट है कि उनकी इनकम पे कोई लिमिट है ही नहीं। 50,000, 1,00,000, 1 करोड़, 100 करोड़, कुछ नहीं। दे हैव काइंड ऑफ इन्फिनिट इनकम्स, वो काउंट भी नहीं करते। और इसका मेन रीज़न है कि दे डोंट पुट अपर लिमिट ऑन देयर नॉलेज। जैसे ही नॉलेज और स्किल्स पे लिमिट लगती है, वैसे ही तुम्हारे रिवॉर्ड्स पे लिमिट लगती है। अगर इन पे लिमिट नहीं लगाओगे तो रिवॉर्ड्स भी खुले रहेंगे, कितने भी मिल सकते हैं। और भाई ये सीखते रहने के 2 बहुत इंपॉर्टेंट फ़ायदे हैं। पहली चीज़ तो रिस्क कम हो जाता है। सोचिए देखो, अगर तुम सीखते रहोगे तो तुम्हारी विजडम बढ़ती है। विजडम बढ़ती रहेगी तो तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के नए तरीके पता चलते रहेंगे। जितने ज़्यादा तरीके तुम्हें पता होंगे उतना प्रोबेबल होगा कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और जितनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी उतना कम रिस्क होगा। सेकेंड फ़ायदा इज़ कि जितना ज़्यादा हम सीखते रहते हैं उतनी कम अपनी जजमेंट होती रहती है। जैसे ही हमने सीखा कि एक्टिंग इज़ अ ग्रेट प्रोफेशन, तो अगर कोई बच्चा एक्टिंग ट्राई कर रहा है तो हम उसको जज करना बंद कर देते हैं, उसको डांटना बंद कर देते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। वैसे ही हम अपने लिए जब जजमेंट ख़त्म कर देते हैं तो विद आर पर्पजेज ऑल्सो हम खुद को सपोर्ट करते हैं। जितना ज़्यादा सपोर्ट उतना आसानी से हम रिस्क ले पाते हैं। अब विदाउट जजमेंट जब हम बड़े रिस्क लेंगे और वो बड़े रिस्क बिकॉज ऑफ नॉलेज हाई प्रोबेबिलिटीज़ में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो अपने आप बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होती रहेंगी। बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी तो बड़े बड़े रिवॉर्ड्स आएंगे, सब सॉर्टेड। सो व्हाट इज़ द सोल्यूशन? सोल्यूशन है भाई सिंपल। पहले अपनी प्रायोरिटीज़ आइडेंटिफाई करो कि तुम्हें लाइफ से चाहिए क्या, एंड सेकेंडली
उन लोगों को ढूंढो जिनके पास वो चीज़ें हैं जो तुम्हें लाइफ से चाहिए। इसमें भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते हैं मेरे को लाइफ से पैसे चाहिए, मेरे को लाइफ से गाड़ी चाहिए, मेरे को लाइफ से ये चाहिए वो चाहिए। और ये सारी चीज़ें भी उनकी सोसाइटी ने उनके दिमाग में डाली होती हैं कि अगर ये होंगी तो तू खुश हो जाएगा। सो इवेंचुअली एवरीवन इज टारगेटिंग खुशी। सो इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट व्हाट डू आई वांट टू फाइंड आउट योर प्रायोरिटीज, लुक एट हाउ यू वांट टू फील। उसके बेसिस पे इफ यू वांट टू फील एक्साइटेड, एडवेंचरस, हैप्पी, सैड, लोनली, रिच, पुअर, वट एवर यू वॉन्ट टू फील, ऐसा इंसान ढूंढो हु हैज़ दोज फीलिंग्स आज के टाइम पे, इन दिस करंट प्रेजेंट। क्योंकि अगर तुम पास्ट वाला ढूंढोगे तो अगेन इट हैज़ बिकम आउटडेटेड नॉलेज। तो आज के टाइम पे जो फीलिंग्स तुम एक्सपीरियंस करना चाहते हो, वो फीलिंग्स कौन एक्सपीरियंस कर रहा है, वो आदमी देखो और उस आदमी की बातें सुनो। क्योंकि अगर तुम उन सोसाइटी वाले मेंबर्स की बात सुनोगे जो उसी सोसाइटी का पार्ट हैं जिस सोसाइटी से वो दुखी हैं, मतलब उनको ही सोल्यूशन नहीं पता कि उस सोसाइटी से निकलना कैसे है। सो द वाइजर चॉइस इज टू लुक अप टू समवन जो उस सोसाइटी से निकल चुका है, ताकि यू कैन ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ सोसाइटी जहाँ पे लोग वैसा फील करते हैं जैसा तुम फील करना चाहते हो। चिल चिल।